हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। कल दो कंट्रीब्यूशन हमने आपको बताया था, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन और बॉडी सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन। जो एटम कॉर्नर पोजीशन पर होगा उसका योगदान एक यूनिट सेल में कितना होगा? 1/8। 1/8 कंट्रीब्यूशन वह उस यूनिट सेल को प्रदान करेगा। जितने कॉर्नर एटम होंगे सभी अपना अपना 1/8 योगदान देगा उस यूनिट सेल के निर्माण में। और जो एटम बॉडी के सेंटर को होगा, बॉडी सेंटर मीन्स क्यूब के अंदर वो सेंटर पर होगा, उसका समुचित भाग अंदर होगा। अगर बॉडी सेंटर पर 1 एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। अगर बॉडी के अंदर मान लो 2 एटम रख दें तो एटम 2 कंट्रीब्यूशन भी 2 होगा। अगर बॉडी के अंदर 4 एटम्स है, एटम 4 तो कंट्रीब्यूशन भी 4। तो ये जान लो कि बॉडी के अंदर जितना एटम्स होगा उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही होगा। ये क्लियर हो गया। फेस सेंटर में कल मैंने क्या बताया था? जो एटम फेस के सेंटर पर होगा उसका आधा हिस्सा ही यूनिट सेल के अंदर होती है, आधा बाहर। तो जितना हिस्सा अंदर है उतना ही उसका योगदान हुआ। इसका मतलब हाफ अंदर है हिस्सा। तो एक यूनिट सेल में फेस एटम का योगदान होगा कितना? हाफ, 1/2। तीनों क्लियर हो गया। ईच कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन 1, फेस एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ। आज हम आपको एक्स्ट्रा बताते हैं। ओके, ए यानी किनारा पर अगर एटम होगा तब उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। क्लियर? चलो आइए जानते हैं। जैसे देखो, सपोज करो ये यूनिट सेल है। ये आपका यूनिट सेल है। ठीक है, ये इसकी एज हुई, किनारा ये, और इसके सेंटर पर हम एक एटम रख देंगे। कहां पर? सेंटर। अब कोशिश करो कि एक एटम के अराउंड इतने यूनिट सेल्स को अरेंज करना है जिससे कि यह एटम पूरी तरह से कहां आ जाए? सेंटर पे आ जाए, मध्य में आ जाए। क्या हमने करा? एक यूनिट से और इधर ड्राइंग कर दी। क्लियर? अब देखो, इधर से इसकी दूरी, इधर से इसकी दूरी इक्वल है, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी इक्वल है। तो अब क्या हुआ कि इस एटम का आधा भाग तो नीचे से ढक गया, लेकिन ऊपर का आधा इसका अभी ओपन है। अगर वो भी ढक जाएगा तब ये पूरी तरह से उस बॉडी के सेंटर पे आ जाएगा। इसके लिए तब क्या करना होगा? एक यूनिट सेल और यहां पर रखना होगा और एक यूनिट सेल और यहां पर रखना होगा, तब ये पूरी तरह से ढक जाएगा। और ढकने के बाद जो बॉडी बनी 4 यूनिट सेल्स की मदद से, उसके अंदर ये एटम सेंटर पर आ जाएगा। तो एक एटम को सेंटर पर लाने के लिए हमने कितने यूनिट सेल्स को अरेंज करा? 4।
1 2, फिर इसके ऊपर एक यहाँ पर 3, फिर इसके ऊपर एक यहाँ पर 4, तब ये पूरी तरह से सेंटर पर आ जाएगी, तब ये अपना पूरा योगदान देगा। क्लियर? अब जैसे ये देखो, ये क्यूब है, मैंने यहां पर क्या करा, इस एज, ये किनारा है इसकी, यहां पर एक एटम है, इसको सेंटर पे लाना है, इसी को सेंटर पे लाना है। आपने इसी तरह का डिब्बा एक और यहां पर लाए हो, 2, फिर इसके ऊपर 3, फिर इसके ऊपर 4। जैसे ही 4 यूनिट सेल्स अरेंज्ड होगा एज सेंटर एटम के अराउंड, या एज सेंटर एटम पूरी तरह से उस 4 यूनिट सेल के अंदर कहां जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, तब ये अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा। तो 4 यूनिट सेल्स जब अरेंज हुआ, तब यह 1 एज एटम अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 4 यूनिट सेल्स इक्वल टू 1 एज एटम, 4 यूनिट सेल्स इक्वल टू 1 एज एटम, 4 यूनिट सेल्स 1 2 और 2 इसके ऊपर, तब तो ये ऊपर से भी ढकेगा ना, तो 4 यूनिट सेल्स इक्वल टू 1 एज एटम। तो बताओ एक यूनिट सेल इक्वल टू कितना एज एटम होगा, 1/4। इसका मतलब एक यूनिट सेल को ईच एज एटम अपना कितना हिस्सा प्रदान करेगा, 1/4। कितना, 1/4। सिंपल है, बस आपको सोचना, एज पर है, एक यूनिट से इधर सटा, एक यूनिट इधर सटा, 2, फिर एक 3, फिर एक 4, 4 यूनिट सेल से सराउंडेड होगा, तो एज एटम पूरी तरह से सेंटर में आ जाती है। तो 4 यूनिट सेल में 1 एज एटम का योगदान होता है, तो एक यूनिट सेल को कितना हिस्सा मिलेगा एज एटम का, बोलो, 1/4 ही ना मिलेगा। इसका मतलब ईच एज एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल को, एक यूनिट सेल को मिल पाता है कितना हिस्सा, 1/4। क्लियर? अब सोचो क्यूब में एजेस कितनी होती है, मैंने काउंट करके बताया था, एजेस 1 2 3 4, 4 एज है, देखो ये बाउंड्री, 4 एज इधर, 4 एज इधर, 8 9 10 11 12 एजेस होती। सपोज करो कि सभी एजेस पर एक एक एटम मौजूद है, तो उन 12 एज एटम मिलकर कितना एटम के बराबर इस यूनिट सेल को योगदान देगा, क्या आप नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपको तो मालूम हो चुका है कि 1 एज एटम का योगदान 1/4 होती है। अब क्यूब में 12 एजेस होती है, सभी एज पर एटम है, तो 1 एज एटम का योगदान 1/4, तो 12 एज पर है, तो 12 एज एटम का योगदान कितना होगा, 12 × 1/4, कटा दो, 4 × 12, 4 3 12। इसका मतलब 12 एज एटम्स मिलकर कितने एटम्स के बराबर एक क्यूबिक यूनिट सेल को अपना योगदान दिया, 3 एटम्स के बराबर। आराम से क्वेश्चन बन जाए। अगर 10 ही एज पर मानो एटम है, 2 एज पर एटम नहीं है, बस 10 × 1/4 कर देना, जितने एज पर होगा गुना 1/4 हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। चलिए ये क्लियर हो गया, कॉर्नर का हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, फेस हो गया, एज एटम का भी हो गया योगदान, समझ गए आप। अब हम लोग आते हैं बॉडी डायगोनल। देखो डायगोनल, बॉडी डायगोनल क्या है, जो लाइन, जो रेखा बॉडी के सेंटर से गुजरे उसे कहते हैं बॉडी डायगोनल। कॉर्नर से खींचना शुरू करेंगे लाइन,
कॉर्नर्स होते हैं वो बॉडी सेंटर पर आएगा, फिर बॉडी सेंटर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर से मिलेगा तो वह लाइन कहलाएगा बॉडी डायगोनल। अब जैसे मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ये स्क्वायर है, वर्ग। स्क्वायर में कितनी कॉर्नर्स होती है? फोर कॉर्नर्स होती है। क्लियर? अब देखो क्या बॉडी डायगोनल मैं इसका ड्राइंग कर रहा हूं। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दीजिए लाइन से, ये स्क्वायर का बॉडी डायगोनल हो गया, क्योंकि देखो ये सेंटर से गुजर रहा है। फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच एक लाइन खींच दीजिए, ये दूसरा बॉडी डायगोनल हुआ। तो आप स्क्वायर में कितना बॉडी डायगोनल ड्राइंग कर सकते हैं? बोलो। दो। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर एक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर दो। इसमें चार कॉर्नर था तो आपने दो बॉडी डायगोनल रिप्रेजेंट किया। चार कॉर्नर तो दो बॉडी डायगोनल आया। अब सोचो जो क्यूब होती है हमारी, इसमें कितनी कॉर्नर्स होती है? 8। अब जानना है कि अगर 8 कॉर्नर है तो हम इसमें कितना बॉडी डायगोनल को ड्राइंग कर सकते हैं। देखो बहुत आसान है। देखो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से एक लाइन खींचेंगे जो एकदम 20 से जाएगा और वो इस कॉर्नर पर आके मिल जाएगा। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर एक बॉडी डायगोनल हो गई। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं, फिर हम लोग यहां पे आते हैं। इस कॉर्नर से अगर खींचें, इस कॉर्नर का अपोजिट कॉर्नर कौन होगा? ये वाला होगा। समझ रहे मेरी बात? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में ऐसे यहां से एक सुइया भोंके, निडल, ये सुइया यहां भोंकेंगे तो वो यहां निकलेगा और वो बॉडी के सेंटर से जाएगा। तो यहां से यहां एक डायगोनल खींच सकते हैं। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर एक बॉडी डायगोनल, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर फिर एक बॉडी डायगोनल। इधर का दोनों हो गया। अब इधर है, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 3 बॉडी डायगोनल, अब फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 4 बॉडी डायगोनल। तो टोटल हम डायगोनल ड्राइंग कर सकते हैं कितना? 4। जब 4 कॉर्नर था स्क्वायर में तो हमने 2 बॉडी डायगोनल ड्राइंग करी। इसमें 8 कॉर्नर है, इसमें कितना बॉडी डायगोनल होगा? 4। आराम समझ सकते हैं। देखो क्यों, इधर कितना कॉर्नर है? बोलो 2, इधर भी 2। तो इस कॉर्नर से भी एक डायगोनल खिंचाएगा, इस कॉर्नर से भी एक डायगोनल खिंचाएगा, तो 2 हो गया। यहां से यहां नीचे वाला 1 और नीचे से ऊपर वाला 2, फिर यहां से नीचे वाला 3 और फिर नीचे से यहां ऊपर वाला 4। तो क्यूब में बॉडी डायगोनल का नंबर कितना होगा? 4 बॉडी डायगोनल्स। अब एक क्वेश्चन आ गया कि बॉडी डायगोनल पर एटम प्रेजेंट है, तो बताओ तो वो एटम बॉडी के अंदर होगा कि बाहर होगा? अंदर न होगा, क्योंकि बॉडी डायगोनल तो सेंटर से जाता है, सेंटर से जाएगा। जब भी बॉडी का डायगोनल ड्राइंग करेंगे वो तो क्यूब के अंदर से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा। तो अगर कोई एटम बॉडी डायगोनल पर हो तो समझ जाना वह एटम क्यूब के क्या है? अंदर है। उस एटम का पूरा हिस्सा अंदर है, वह पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देगा, पूरा का पूरा योगदान देगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान। एक क्वेश्चन आ गया, क्यूब के प्रत्येक डायगोनल पर एक एक एटम है। बस आप समझ लो क्यूब के प्रत्येक डायगोनल पर एक एक एटम है। तो हमको तो पता है क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होती है, सभी पर एक एक एटम है। इसका मतलब क्यूब के अंदर कितना एटम हो गया डायगोनल पर? 4, और सभी का पूरा हिस्सा अंदर है। तो बॉडी डायगोनल पर 4 एटम, तो कंट्रीब्यूशन भी कितना हो जाएगा? 4। तो जितना एटम बॉडी डायगोनल पर होगा उसका कंट्रीब्यूशन उतना के ही इक्वल होगा, क्योंकि उस एटम का समुचित हिस्सा बॉडी के अंदर होती है। उसका समुचित वॉल्यूम से
वो उसके जगह यूनिट सेल के जगह को ऑक्युपाई करेगा, छेकेगा, उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर हो गया? बॉडी डायगोनल का भी क्लियर। तो इन सभी तथ्यों को हमने अरेंज करके यहां पर लिखा है। कल मैंने कहा भी था जो समझाए हम उसको लिखेंगे भी, तो देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब हमें न्यूमेरिकल टर्म्स पर जाना है कि किस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स की हम संख्या को कैसे हम ज्ञात करेंगे, और जो नंबर ऑफ एटम्स निकलेगा वही कहलाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। पहले उन तथ्य पर आते हैं जो मैंने कल समझाया था। देखो, ईच कॉर्नर एटम हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ 1/8 पर यूनिट सेल। देखो अच्छा लिखा हुआ, ईच कॉर्नर एटम, प्रत्येक कॉर्नर एटम का योगदान होता है एक यूनिट सेल में कितना? 1/8। ईच फेस एटम हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ 1/2 पर यूनिट सेल। जो एटम यूनिट सेल के कहां होगा? फेस पर होगा, उस यूनिट सेल में उस ईच फेस एटम का योगदान होगा कितना बच्चों? हाफ। ईच बॉडी सेंटर एटम हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 पर यूनिट सेल। जो एटम बॉडी के कहां पर होगा बच्चों? सेंटर पे होगा, बॉडी के अंदर मध्य में होगा। एक एटम अगर बॉडी के मध्य में अंदर विद इन द बॉडी एट द सेंटर, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 होगा। ईच एटम हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ 1/4 पर यूनिट सेल। जो एटम यूनिट सेल के कहां होगा? एज पर, किनारा पर होगा। तो ईच एटम का योगदान होता है 1/4 एक यूनिट सेल में। बस जितना एज पर एटम होगा उतना गुना 1/4 कर देना है। ईच बॉडी डायगोनल एटम हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 पर यूनिट सेल। अगर एक एटम बॉडी डायगोनल पर है तो उसका योगदान 1 होगा, क्योंकि अभी मैंने अच्छे से समझाया आपको कि बॉडी डायगोनल विद इन द बॉडी से गुजरती है, सेंटर से गुजरती है बॉडी की। जो भी एटम बॉडी डायगोनल पर होगा उसका पूरा हिस्सा अंदर होगा, वो अपना पूरा वॉल्यूम से यूनिट सेल के जगह को ऑक्युपाई करेगा, छेकेगा, उसका पूरा का पूरा योगदान होगा। तो जितना एटम बॉडी डायगोनल पर होगा उसका उतना योगदान होगा। 1 एटम अगर बॉडी डायगोनल पर है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगी। और मैंने ये भी लिख दी नोटाबिन में, एनबी में, अ क्यूबिक यूनिट सेल हैज 4 बॉडी डायगोनल। जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होता है जिसमें 8 कॉर्नर्स होती है, 8 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर इधर और उसके अपोजिट में 2 कॉर्नर, तो 2 डायगोनल इधर से गुजरेगा, फिर 2 कॉर्नर इधर, 2 कॉर्नर उधर, तो फिर इधर से भी 2 डायगोनल जाएगा, तो 2 इधर से 2 इधर से 4। तो प्रत्येक क्यूबिक नुमा यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल्स का नंबर होगा कितना? 4। A cubic unit cell has 4 body diagonal passing through the center and connecting opposite corners। और बॉडी डायगोनल जब भी गुजरता है तो बॉडी के कहां से? सेंटर से, कनेक्टिंग अपोजिट कॉर्नर, ऊपर वाला कॉर्नर अपोजिट के नीचे वाले कॉर्नर से लाइन मिलेगा, तभी वो बॉडी के सेंटर से आएगा। नीचे वाला कॉर्नर ऊपर वाला कॉर्नर से मिलेगा, फिर इधर से भी नीचे का कॉर्नर ऊपर से, ऊपर का कॉर्नर नीचे से। 4 बॉडी डायगोनल जो बॉडी के सेंटर से पास करता है। चलो ये क्लियर हो गया ना आपका। अब आते हैं इस पर। मैंने फिर से बॉक्स में इसको ड्राइंग कर दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, पोजीशन ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। जो एटम यूनिट सेल के कहां पर होगा? एट कॉर्नर, कॉर्नर पर होगा। उस ईच कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होगा? 1/8।
इच कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8। जो एटम यूनिट सेल कहां पर होगा बच्चों? फेस के सेंटर पर। तो इच फेस सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होगा? हाफ, 1/2। जितनी फेसेस गुना हाफ कर देना। अगर 6 फेसेस पर एक एक एटम है तो 6 गुना हाफ कर देना। अगर केवल 4 फेसेस पर तो 4 इंटू हाफ कर देना। अगर केवल 2 फेसेस पर तो 2 इंटू हाफ कर देना, क्योंकि ईच का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो 2 फेस पर है तो हाफ प्लस हाफ, 2 इंटू हाफ यानी 1 हो जाएगा। जो एटम बॉडी के कहां होगा भैया? सेंटर पे होगी, तो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा, तो 1 में 1 कंट्रीब्यूशन आएगा। जो एटम यूनिट सेल कहां पर होगा? एज के सेंटर पर होगी, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? तो ईच एज एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4 होती है। जितनी एजेस उसको मल्टीप्लाई कर देना 1/4 पे। जितनी एजेस पर एटम होगी, 12 एजेस पर एटम है तो 12 इंटू 1/4। 8 ही एजेस पर एटम है तो 8 इंटू 1/4। इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। एट बॉडी डायगोनल, जो एटम बॉडी के डायगोनल पर होगा वो तो विद इन द बॉडी होगा, वो भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा। एक एटम अगर बॉडी के डायगोनल पर है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा बच्चों? 1 होगी। ये आपको बस माइंड में रखना है न्यूमेरिकल्स फॉर्म करने के लिए। बहुत आसान, मजा भी आएगा इसका न्यूमेरिकल्स बनाने में। बस आपको फटाफट 2-4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो बोलो, ईच कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन 1, ईच फेस एटम का कंट्रीब्यूशन, बोलो फेस, हाफ, क्योंकि आधा कल मैंने दिखाया भी था, आधा अंदर होता हाफ। ईच एज एटम का कंट्रीब्यूशन, एज किनारा पर जो एटम होगा उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/4। जो एटम बॉडी डायगोनल पर होगा उसका कितना कंट्रीब्यूशन? 1 बॉडी डायगोनल एटम कंट्रीब्यूशन 1, 2 बॉडी डायगोनल एटम तो कंट्रीब्यूशन 2, अगर डायगोनल पर 4 एटम्स है तो कंट्रीब्यूशन 4। कितना आसान है, फटाफट आपका क्वेश्चन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, आइए आज हम लोग कुछ इसका गणना भी करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल्स में। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम इसका रिलेट दिखाते हैं। अब मेरा टॉपिक है नंबर ऑफ atoms in a cubic ऐसा करो, in a cubic unit cell। यही हम लोग का टॉपिक भी आज। अब हम लोग एटम्स का नंबर प्रेडिक्ट करने वाले हैं। प्रेडिक्ट मीन्स ज्ञात करने वाले हैं क्यूबिक यूनिट सेल में। इसलिए मैंने लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोगों ने कल पढ़ा ब्रेविस लेटिसिस में कि क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम तीनों में आज एटम्स को प्रेडिक्ट करने वाले हैं, एटम्स की गणना करने वाले हैं। आइए फर्स्ट टाइप में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टाइप सिंपल, या इसी को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, एक ही बात बोल। सिंपल क्यूबिक यूनिट से अर्थात एससी। चलिए क्यूब ड्राइंग कीजिए सभी, आराम से क्यूब ड्राइंग कीजिए, वेरी इजी।
स्क्वायर की तरफ पहले बना लेना। चलिए क्यूब ड्राइंग हो गई। चलिए क्यूब बन गई और इस क्यूब का नाम क्या है? SC, सिंपल क्यूबिक। यूनिट सेल। तो हमें क्या करना है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स को प्रेडिक्ट करना है। बताओ, सिंपल क्यूबिक है, इसमें एटम केवल कहां पर रहता है? ओनली एट द कॉर्नर्स। तो सभी कॉर्नर्स पर एटम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स पर है। और आपने भी क्या पढ़ा? ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है इस यूनिट सेल के निर्माण में? 1/8। तो सभी का कंट्रीब्यूशन ऐड करना है कितना? 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। सभी कॉर्नर एटम इस यूनिट सेल को अपना कितना हिस्सा प्रदान कर रहा है? 1/8। अब सभी कॉर्नर एटम का योगदान को जोड़ देना है तो पता चल जाएगा यह यूनिट सेल कितने एटम से एग्जैक्टली निर्मित है। तो आइए हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ SC यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन अ SC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलो बच्चों काउंट करो, बोलो कितने कॉर्नर्स पर एटम है? बोलो 8। ठीक है, 8 लिखो। और ईच कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8। 8 इंटू 1/8 कट गया, कितना आया? 1 एटम हो गया। इसका मतलब सिंपल यूनिट सेल बना होता है कितने एटम से? 1 एटम से। यानी इस यूनिट सेल के अंदर जितना जगह खाली है, एम्प्टी है, वह खाली जगह कितना भराएगा? जितना कि एक एटम का वॉल्यूम होता है उतना ही जगह इस यूनिट सेल का ऑक्युपाई होगा, छकाएगा। जितना कि एक एटम का आयतन होगा उतना जगह इसके अंदर छकाएगा, ऑक्युपाई होगा, बाकी जगह खाली रहेगा। एक एटम जितना जगह छेक सकता है उतना ही ना छेकेगा। तो एक एटम के द्वारा जितना % जगह छकाया, रेस्ट जो बचा वह जगह एम्प्टी रह जाएगा, खाली रह जाएगा। क्लियर? अब हम लोग आते नहीं, फिर इसी में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 1 कॉर्नर से एटम मिसिंग हो गया, गायब हो गया, तो समझ जाना तब 7 कॉर्नर एटम पर है तो 7 इंटू 1 बाय 8 कर देना। अगर 2 कॉर्नर से एटम गायब हो जाएगा तब तो 6 ही कॉर्नर पर ना एटम बचेगा तो 6 इंटू 1 बाय 8 कर देना। अगर 4 कॉर्नर एटम गायब हो जाए तब तो 8 में से 4 एटम गायब है कॉर्नर से, तो 4 ही कॉर्नर पर एटम बचेगी, तो 4 इंटू 1/8 हो जाएगी।
तो जितना कॉर्नर पर एटम होगा उसको बस मल्टीप्लाई कर देना है 1/8 से, तो आपको एटम्स का संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्टली आपने जाना एफसीसी बोला जाता है इसको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी हुई। अब इसकी स्ट्रक्चर को आप ड्राइंग करिए। एक क्यूब बना लियो, एक क्यूब बना लेना है। बन गया। अब फेस सेंटर्ड में बोलो बच्चों, पार्टिकल कहां कहां प्रेजेंट होती है? पहले तो सारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होगी, तो सभी कॉर्नर्स पर एक एक एटम को पहले डिनोट कर देना है। 4 कॉर्नर्स ऊपर और 4 कॉर्नर्स नीचे। चलिए हो गई। अब क्या करना है, क्योंकि नाम है फेस सेंटर्ड, अब जितने फेसेस है सभी के सेंटर पर भी एक एक एटम रखा जाएगा। ऊपर वाला फेस का सेंटर, नीचे वाला फेस का सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर। अब एक आगे वाला फेस का सेंटर होगा और एक पीछे वाला फेस का सेंटर होगा। आगे वाला फेस का सेंटर ऑलमोस्ट यहां होगा, पीछे वाला फेस का सेंटर, एक स्क्वायर को आगे वाला फेस मान लोगे और दूसरा स्क्वायर को पीछे वाला फेस का सेंटर मान लेंगे। ये बन गया आपका एफसीसी, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एज का तो कंट्रीब्यूशन आपको मालूम है 1/8 होती है, जस्ट आपने अभी पढ़ा। बस केवल फेस को हम एक जगह कहीं डिनोट कर देते हैं। ये देखो ईच फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितनी होती है बच्चों, हाफ। जहां जहां भी फेस एटम होगा उसका कितना होगा, हाफ। जहां जहां भी फेस एटम होगा उसका कितना होगा, हाफ हाफ। इस तरह से सभी फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ हो जाएगा। यहां भी हाफ हो जाएगी, यहां भी हाफ हो जाएगी। क्या अब हम एटम्स का नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना आराम से? अब लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ एफसीसी यूनिट सेल। एक एफसीसी यूनिट सेल में कितना एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है, कितना एटम से वह पैक्ट होता है, पैक्ट, कितना एटम से हम इस यूनिट सेल के जगह को ऑक्युपाई करने वाले हैं। क्लियर है? देखो इसमें कॉर्नर है और फेस की बात है। ऐसा करो यहां लिख दो C प्लस F। C मींस कॉर्नर, कितने कॉर्नर पर? 8 कॉर्नर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 8 कॉर्नर्स पर है। कोई कॉर्नर यहां मिसिंग नहीं है, किसी कॉर्नर से यहां एटम गायब नहीं है। 8 कॉर्नर है उनके एटम्स, प्लस इसमें ऐड करना है फेस एटम। कितने फेस पर एटम है देख लो, 6 फेसेस पर एटम है। ब्रैकेट में लिख देते हैं 6 फेसेस पर है। आप देखो कितना इजीली निकल जाएगा। अब बताओ कितने कॉर्नर पर एटम्स है? 8, तो पहले यहां 8 लिख देना।
ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 इंटू 1/8 हो गई, प्लस फेस, तो कितने फेसेस पर एटम है? 6, यहां लिखेंगे 6, और प्रत्येक फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ, तो 6 इंटू हाफ। ये तो कट गया 1 से, ये कट गया 3 से, 1 प्लस 3 कितना होता है बच्चों? 4 एटम्स। देखो प्रेडिक्ट हो गई ना। इसका मतलब एफसीसी यूनिट सेल पैक्ड होता है कितने एटम से? 4 एटम्स से। 4 एटम्स क्या, कुल जितना आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, उतना ही जगह इस एफसीसी यूनिट सेल का ऑक्युपाई होगा, छकाएगा। फिर जो जगह नहीं छकाया वो खाली रहेगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जगह को आपने एक एटम से ऑक्युपाई करा था। एफसीसी यूनिट सेल को आपने 4 एटम से उसके जगह को ऑक्युपाई करा। एकदम आसान है, बस आपको उस पोजीशन का कंट्रीब्यूशन मालूम होना चाहिए। तो जितने पोजीशन पर है गुना उसका कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेडिक्ट हो जाएगी। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, थर्ड नंबर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्टली बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी स्ट्रक्चर आप खुद से ड्राइंग कर सकते हैं, आसान तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। देखो आराम से पहले क्यूब बना लो, एक क्यूब बना लेना आराम से, आसान है इसका। क्यूब बन गई। हम क्या है, बॉडी सेंटर्ड नाम है, तो बोलो यहां कौन कौन स्थान पर एटम्स को रिप्रेजेंट करा जाएगा? सबसे पहले तो सारे कॉर्नर्स पर डिनोट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे कॉर्नर्स पर डिनोट हो गया एटम, और नाम है बॉडी सेंटर। बोलो और एक एटम कहां होती है? बॉडी के अंदर सेंटर पे, पूरा बॉडी का सेंटर यहां होगा, एक एटम यहां हो जाएगी। इसमें दो तरह के एटम्स है, कॉर्नर एटम्स और बॉडी सेंटर एटम। आप कंट्रीब्यूशन दोनों का जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। लिखते हैं नंबर of atoms in a BCC unit cell. Number of atoms in a BCC unit cell निकालो आराम से। फिर वही लिखेंगे, 8 कॉर्नर्स पे एटम गिन लो, काउंट कर लो, 8 कॉर्नर्स प्लस 1 बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पर तो एक ही एटम है। अब बताओ 8 कॉर्नर पर, कोई कॉर्नर मिसिंग नहीं है, यहां सारे कॉर्नर पर एटम्स है, तो नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स यहां 8 है, 8 पोजीशंस पर 8 इंटू, और ईच कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 8 इंटू 1/8 प्लस
एक एटम बॉडी सेंटर पर है, तो बॉडी सेंटर पर तो जितना एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन भी तो उतना ही होती है, इसलिए 1 एटम बॉडी के सेंटर पर तो कंट्रीब्यूशन भी 1 होगी। अब कटा दो, 8 8 करके 1 दिया, 1 + 1 कितना हुआ बच्चों 2, यानी कि हमने 2 एटम्स कंट्रीब्यूशन डिनोट होता। इसका अर्थ हुआ कि बीसीसी यूनिट सेल के अंदर जितना जगह खाली है उस जगह को हमने भरा कितने एटम से, 2 एटम से। तो 2 एटम्स का जितना वॉल्यूम होगा उतना जगह बीसीसी यूनिट सेल का ऑक्युपाई हो जाएगा, अरेस्ट जो जगह बचेगा वो खाली रहेगा। कितना आसान है इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, बस कंट्रीब्यूशन याद रहनी चाहिए, किस जगह का एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अब एक माइंड गेम सोचो, एक क्वेश्चन बताओ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को आपने कितना एटम से पैक करा, 1, एफसीसी यूनिट सेल को 4, बीसीसी को 2, तो बताओ तो इन 3 यूनिट सेल में किस यूनिट सेल का जगह सबसे ज्यादा छकाएगा, ऑक्युपाई होगा? बोलो, कितना आसान क्वेश्चन है। तो जिस यूनिट सेल को आपने ज्यादा एटम्स से पैक करा उसी का ना जगह ज्यादा छकाएगा। तो सबसे ज्यादा जगह किस यूनिट सेल का ऑक्युपाई रहता है, एफसीसी का, क्योंकि इसको आपने पैक किया है 4 एटम से। सबसे ज्यादा पैकिंग क्षमता होगी किसकी, एफसीसी यूनिट सेल की। उससे कम पैकिंग क्षमता होगी किसकी, बीसीसी यूनिट सेल की, इसको आपने 2 एटम से ऑक्युपाई करा। और सबसे कम पैकिंग क्षमता होगी किसकी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, क्योंकि इसको आपने मात्र 1 एटम से पैक करा। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। सबसे ज्यादा पैकिंग क्षमता एफसीसी की, उससे कम बीसीसी की, उससे कम सिंपल क्यूबिक की। ये क्वेश्चन बन गया आपके। बोले क्लियर है, आसान भी है, सबका कंट्रीब्यूशन तो आपको माइंड में आ भी गया होगा। ऐड करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। इससे हर चीज पता हो गया कि किस यूनिट सेल का कितना पैकिंग क्षमता होगा, मतलब किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, इसकी भी जानकारी मिल गई। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इन 3 यूनिट सेल में किसमें खाली जगह ज्यादा या कम होगा, बोलो। तो जिसको 1 एटम से भरा उसमें तो ज्यादा जगह खाली हो रहेगा, जिसको 2 एटम से भरा उसमें जगह इससे कम खाली रहेगा, और जिसको आपने 4 एटम से भरा उसमें जगह सबसे कम खाली बचेगा। तो वो हो गया उसका एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली खाली जगह। तो जिसका पैकिंग क्षमता ज्यादा उसमें एम्प्टी स्पेस कम, और जिसका पैकिंग क्षमता कम उसमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा पैकिंग क्षमता किसका था, एफसीसी का, इसमें एम्प्टी स्पेस कम होगा। इससे कम पैकिंग क्षमता इसका था, इसमें एम्प्टी स्पेस उससे ज्यादा होगा। सबसे कम पैकिंग क्षमता इसका होता है, इसमें एम्प्टी स्पेस सबसे ज्यादा होगी, खाली जगह ज्यादा बचा रह जाएगा। इसमें कई क्वेश्चंस है, सब प्रूफ्ड भी होगा आने वाले क्लास में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है कि पढ़ना है। किसी को पढ़ना प्रॉब्लम भी लग सकता है, लेकिन एक बात सच है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, उसको पढ़ने में मजा आता है। ये मेरा अंदर से बात बोला जाता है, फील होती है। तो अब जो अगली क्लास हम लेंगे उसमें न्यूमेरिकल्स टर्म आएगा, और देखना कितना आपको इंटरेस्ट जगेगा न्यूमेरिकल्स बनाने में।
आपको खुद से भी बनाना है। पहले मैं कुछ सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके बाद फिर उस न्यूमेरिकल पर आप खुद से अटेम्प्ट लेंगे और आपका बनना तय है। क्लियर? ओके ओके, टेक केयर एंड बाय।